नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले शनिवार की दोपहर जब नेपाल में धरती डोली तो मजबूत से मजबूत इमारतों की नींव हिल गई। तमाम इमारतें जमींदोज हो गईं, सड़कें फट गईं, अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग यहां वहां भागने लगे। हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप के दौरान की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप सिहर उठेंगे। नेपाल में पिछले शनिवार को आया भूकंप कितना भीषण था, इसकी आंखों देखी कहानी सुना रही हैं ये बोलती हुई तस्वीरें। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर काठमांडू में एक सड़क की तस्वीर है। उस रोज भूकंप से पहले सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक धरती हिली थी। भयानक अफरा तफरी मच गई थी। सड़क किनारे बना एक शेल्टर भी अचानक भरभरा कर सड़क पर चलते लोगों पर गिर पड़ा। धरती की हलचल थम चुकी थी, लेकिन कुछ लोग मलबे में दब गए थे। एक आदमी उठता है, अपने साथी की तलाश करता है और उसे ढूंढ निकालता है। शुक्र है उसकी जान सलामत थी। और अब देखिए भूकंप के दिन क्या हुआ काठमांडू की प्रसिद्ध भाट भटिनी डिपार्टमेंटल स्टोर में। दोपहर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक वहां जमीन डोलने लगी। डिपार्टमेंटल स्टोर में रखे सामान हिलने लगे। जो ग्राहक खड़े थे वो हरकत में आए। जिन्हें जहां मौका मिला भाग निकला। उधर जमीन बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। बड़े बड़े रैकों पर रखा सामान धरती पर भरभरा कर गिर रहा था। डिपार्टमेंटल स्टोर की अलमारियां एक जगह से दूसरे जगह खिसकने लगी। भूकंप के वक्त डिपार्टमेंटल स्टोर की ये तस्वीरें वहां के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही थी। हम आपको दिखाते हैं अलग अलग कैमरों में दहशत की अलग अलग तस्वीरें। इन सभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस कदर धरती डोल रही है। डिपार्टमेंटल स्टोर में करीने से सजी चीजें रैक से धड़ाधड़ नीचे गिर रही हैं। और जो लोग थोड़ी देर पहले बड़े शौक से खरीदारी कर रहे थे, कैसे जान बचाकर भागने लगे। इस अफरा तफरी में लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागी। एक बारगी लगा कि यह अलमारी उसके ऊपर गिर जाएगी। किस्मत अच्छी थी कि वो इस भरी पूरी अलमारी के नीचे आने से बच गई। इस लड़की की तस्वीरें देखिए। भूकंप आया तो ये भागने का रास्ता तलाशने लगी। जिधर भी गई रास्ता बंद। 3 बार ये 3 रास्ते से लौटी। आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो पाई। इस बिल्डिंग के इस डिपार्टमेंटल स्टोर का सारा साजो सामान भूकंप में बिखर गया, लेकिन शुक्र है बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक बार फिर यह डिपार्टमेंटल स्टोर सज रहा है। लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हुआ है। भूकंप भले ही चंद सेकंड के लिए आया हो, लेकिन ग्राहकों को पूरी जिंदगी के लिए हिला गया। डिपार्टमेंटल स्टोर में जितने लोग मौजूद थे वे सब अफरा तफरी में अपनी जान बचाकर भागे। ऐसे में सेल्समैन हो या फिर कस्टमर, सभी एक साथ दरवाजे के बाहर भागते नजर आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन माल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। नेपाल में भूकंप शनिवार को आया था, लेकिन इस डिपार्टमेंटल स्टोर के लोगों के जहन में आज भी वो भयानक वाकया चस्पा है। भूकंप आया था, हम तो यहीं पे थे, हम यहाँ पे काम कर रहे थे। एक अचानक से आया, उसके बाद हम लोग इतने जोर से यहाँ से भागे हैं। अब अपना जान बचाने के लिए यहाँ से ऐसे भागे। यहाँ से बहुत सारे सामान अपने आप गिर रहा था, तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए बहुत यहाँ से ऐसे भागे थे। बस इतने ही। अब उसके बाद तो हम लोग को क्या हुआ उसके बाद हम लोग को पता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग बाहर ही खड़े थे सब लोग। आ रहा था, रेगुलर आ रहा था, रेगुलर जा रहा था। वीकली हॉलीडे थे तो खचाखच मतलब जो कस्टमर थे तो झटका आ गया कि इतना कि सब हताश से बाहर गया। तो मैंने बोला कि आप लोग कुछ नहीं होगा, हमारा बिल्डिंग 8.5 रेक्टर तक मतलब भूकंप आने से भी कुछ होने वाला नहीं है।
इसलिए आप लोग मतलब अपने को खुद को संभाल के बैठिए, ये सब बोला। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया, तभी भी सबको तो हताश तो हो ही जाता है। इस भयानक जलजले ने पूरे नेपाल को तहस नहस कर दिया। जाने कितनी इमारतें जमींदोज हो गईं, हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। लेकिन अब नेपाल में मौत के तांडव के बाद जिंदगी का साज शुरू हुआ है। जिंदगी फिर से करवट लेने लगी है। काठमांडू में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। कुदरत अपना विकराल रूप दिखाती है तो कुदरत अपना चमत्कार भी दिखाती है। काठमांडू में तमाम इमारतें गिरी, उनके मलबे में हजारों जिंदगियां फंस गईं, तमाम लोग मौत की आगोश में समा गए। लेकिन कई लोगों की जिंदगी के साथ चमत्कार हुआ। कोई 56 घंटे तक मौत से लड़ने के बाद जिंदा निकला, कोई 80 घंटे बाद, लेकिन एक नौजवान तो पूरे 5 दिन बाद मौत के मलबे से निकला जिंदा। भूकंप आने के 5वें दिन मलबे से कोई जिंदा निकलेगा, इसके तो आसार भी नहीं थे। लेकिन मलबे के भीतर से जिंदगी की आहट आ रही थी। ये आहट सही निकली। जैसे ही फोर्स को लगा कि भीतर कोई इंसान है जो जिंदा हो सकता है, बड़ी ही सावधानी से मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ। अचानक शोर हुआ। फोर्स ने भीड़ को हटने का इशारा किया। लोग समझ गए कि बस चमत्कार होने ही वाला है। जी हां, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये इंसान 5 दिन यानी पूरे 120 घंटे तक मलबे के भीतर दबा रहा और जब फोर्स ने इसे निकाला तो पहले ये जानने की कोशिश की गई कि उसकी सांसें चल भी रही हैं या नहीं। जब यकीन पक्का हुआ तभी इस नौजवान ने आंखें खोल दी। हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा भी है। जब यकीन हुआ तो दर्द का एहसास भी हुआ। दर्द के मारे रुलाई छूटी। 5 दिनों से गेस्ट हाउस के मलबे में यह नौजवान भूखा प्यासा पड़ा रहा। बाहर निकला तो पहले उसे पानी पिलाया गया। उसके बाद फोर्स ने उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल के लिए रवाना किया। इस नौजवान का नाम है पेम्बा लामा। भूकंप के वक्त वो काठमांडू के गोंगबो हिल्टन गेस्ट हाउस में ही मौजूद था। गेस्ट हाउस जमींदोज हुआ तो पेम्बा भी मलबे में फंस गया। बुधवार की रात मलबे के भीतर से उसकी आवाज आई तो उसे निकालने की कोशिशें शुरू हो गईं। आखिरकार ये कोशिश अंजाम तक पहुंची। डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि अब पेम्बा खतरे से बाहर है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है जब पेम्बा लामा 5 दिन बाद मलबे से सुरक्षित जिंदा बाहर निकल आया है। पेम्बा लामा की कहानी अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि जिस हैमिल्टन गेस्ट हाउस में भूकंप के दिन ये दबा था, तब से लेकर 5 दिनों तक ये पूरी तरीके से चारों तरफ से मलबों से दबा हुआ था। लेकिन जहां पर ये बैठा था, जिस जगह को जो ये जगह इसे दी गई थी, उसके आसपास सिर्फ इसे बैठने की जगह थी। पहले दिन तो वहां पे घी के कनस्तर पड़े थे। इसने थोड़ा घी खाया मगर घी से इसे उल्टी हो गई। इसने पानी नहीं पिया। लेकिन उसके बाद लगातार 5 दिनों तक ये भूखा प्यासा पड़ा रहा। आज जब बुलडोजर पहुंचा है उस जगह पर जहां पर ये दबा हुआ था, बुलडोजर ने जब उस इलाके से कुछ मलबों को हटाया है, तब इसके पास रोशनी पहुंची है और इसने आवाज दी है। इसी तरह से मंगलवार को फोर्स ने एक ऐसे शख्स को मलबे के भीतर से निकाला था जो उसमें 80 घंटे से फंसा था। इस शख्स का नाम ऋषि खनाल है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़े ऋषि खनाल 80 घंटे तक 6 मंजिली इमारत के मलबे के भीतर दबे रहे। 3-3 लाशें उनके पास पड़ी रहीं। 80 घंटे तक न एक बूंद पानी, न एक दाना भोजन, फिर भी सांसें चलती रहीं। अस्पताल के बेड पर पड़े जॉन केसी को जरा देखिए। जॉन केसी ने 56 घंटे तक मौत से जंग लड़ी। एक मकान के मलबे में जॉन केसी 56 घंटे तक दबे थे।
56 घंटे आपने वहाँ पर गुजारे, उस समय पूरे टाइम आपके मन में क्या चलता रहा? आप अकेले थे पूरे इलाके? मैं मर जाऊंगा, मैंने वही सोचा था। वही सोच के एक पिन पकड़े, मैंने ये गले पर डाला मरने के लिए। हाँ, पाल बन गया, लेकिन मैं नहीं मरा। मलबे में मौत के बीच जिंदगी की कहानी कहती है तस्वीर है नेपाल के गोरखा जिले के सौरपानी गांव में रहने वाली सुन कुमारी की। भूकंप में उनका घर गिरा तो ये मलबे में फंस गईं। करीब 6 घंटे बाद गांव वालों ने इन्हें किसी तरह निकाला और सुन कुमारी ने पास के जंगल में एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया है भूई चंपा। कुमाराभिषेक, काठमांडू, आज तक। किसने किया मदद के नाम पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, पड़ोसी की नापाक दास्तान। बस थोड़ी देर में आप देखते रहिए विषय जहां गोमांस या बीफ का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान ने मदद के नाम पर नेपाल में बीफ मसाला भेज दिया। पड़ोसी की इस अनचाही सौगात पर नेपाल के लोगों का पारा चढ़ गया। एक बड़े तबके ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ क्रूर मजाक करार दिया तो पाकिस्तान सरकार ने भी कहा कि जांच कराई जाएगी। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में इन दिनों तबाही का डेरा है। महाभूकंप ने नेपाल को ऐसा झकझोर दिया है कि इंसानियत जार जार है। लोग बेघर हैं, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए हर संभव कोशिश की, जिसकी सराहना हर तरफ हो रही है। मदद दुनिया के तमाम देश भी कर रहे हैं, लेकिन इस मदद के बीच से एक विवाद ने जन्म लिया है। ये पैकेट बीफ मसाले का है, जो पाकिस्तान से आई राहत सामग्री से निकला है। एक हिंदू राष्ट्र में जहां गोमांस प्रतिबंधित हो, वहां बीफ मसाले का पैकेट आने से हड़कंप मच गया। ये बीफ मसाले का पैकेट जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से आया है। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसलिए समझ में आ रहा है। अगर उर्दू में लिखा होता तो शायद नेपाल के लोग ये समझ भी ना पाते कि खाने में क्या आया है। साफ साफ लिखा है कि इसे नौशेरा कैंट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया गया है, उसके बाद यहाँ भेजा गया है। और इस पैकेट को रिलीफ मटेरियल के जो पाकिस्तान काउंटर्स है वहां से सीज किया गया था, वहां से लिया गया था। पानी के लिए और खाने के लिए लाइक 5-6 आवर से हमें कुछ नहीं मिला होता वहाँ खाने के लिए, तो हमें पैकेट्स मिले, श्रीलंका के भी मिले, पाकिस्तान के मिले, इंडिया के भी पैकेट्स मिले। जब पाकिस्तान के पैकेट्स मिले तो उस पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ था बीफ मसाला। फिर हमें बड़ी हैरानी हुई कि मतलब बीफ कैसे आ सकता है यहाँ। नेपाल पर इन दिनों कुदरत का कोप बरसा है और ऐसे में पाकिस्तान से भेजी राहत सामग्री में बीफ मसाले को लेकर नेपाल में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। लोग इसे मदद के नाम पर नेपाल की संस्कृति से खिलवाड़ करार दे रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो ये अत्यंत खंडनार्ह है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता ये सच्चाई कितने है। सरकार को इसके बारे में, नेपाल सरकार को बहुत सावधानी से इन चीजों को तलाश करनी चाहिए। वो मांस मसाला मासू पठाने के लिए वो अच्छा नहीं है। क्यों? ऐसे काठमांडू में विकृत होता है, ये धरती रो रहा है, अच्छा नहीं है। वो मांस खाने के लिए पशुपति दर्शन करने जा रहे हैं, वो धर्म से अच्छा नहीं होता है। नेपाल में बीफ मसाले के पैकेट भेजने की घटना को नेपाल सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। पाकिस्तान से इस बारे में विरोध जताया गया है। नेपाली सरकार ने कहा है कि मदद के नाम पर संस्कृति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ध्यान में रखकर इसको भेजना चाहिए, क्योंकि हमारा फूड हैबिट क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तबाही के वक्त हम हमारा संस्कार और संस्कृति को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले पर जांच का भरोसा दिया है, लेकिन इंसानियत का तकाजा यही है कि मदद के लिए बढ़े हाथ निस्वार्थ होने चाहिए। इसमें किसी पूर्वाग्रह की कोई जगह नहीं। मनोज्ञा लोईवाल के साथ राहुल कमल, काठमांडू, आज तक। एक तरफ पड़ोसी पाकिस्तान की नापाक भेंट है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने नेपाल के दर्द को अपना दर्द बना लिया है। हिंदूवादी संगठन आरएसएस का अलग ही चेहरा नेपाल में दिख रहा है। आरएसएस के लोग दिन रात शिविरों में पीड़ितों की सेवा के लिए लगे हुए हैं, उन तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। उधर कुछ ऐसे बदकिस्मत भी हैं जो अपना घर होते हुए भी बेघर हो गए हैं। नेपाल की आपदा में मदद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जगह जगह शिविर लगे हुए हैं।
ट्रकों में भरकर राहत का सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांप्रदायिक संस्था है, लेकिन ये आरएसएस का दूसरा चेहरा है। भूकंप के बाद से ही 1000 स्वयंसेवक लगातार पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और धारणा के विपरीत ये लोग मदद करने से पहले ये नहीं पूछते कि आपका धर्म क्या है। काठमांडू के भक्तापुर में ये वो लोग हैं जिनके आशियाने भूकंप में उजड़ गए, जिनके लिए बाकायदा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों तक मदद पहुंचाने में आरएसएस पूरी तरह सक्रिय है। 6000 लोग तो ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू कराया, वो 6000 के आसपास की संख्या आ रही है। वो है ना, ये तो जो एकदम फंसे हुए थे, जिनको जो है हम लोग लाइव जो है उनको जो है लिया, फिर इसमें जो है हमने 6600 के आसपास लोगों को फिर हमने वापस भेजा विभिन्न साधनों से। काठमांडू के वाणेश्वर चौक के पास ये मकान वीरान पड़े हैं। इसमें रहने वाले आशियाने छोड़कर बाहर भटक रहे हैं। इनमें कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं और कई मकान झुक गए हैं। भूकंप के बाद काठमांडू में इमारतों का क्या हाल है? जो बच गए हैं अब उसमें लोग रहने के लायक नहीं हैं। हम मध्यपुर ठिमी काठमांडू का जो इलाका है वहां है। आप एक ही मकान का 2 हिस्सा किस कदर आगे झुका है और एक पीछे जा चुका है ये देख सकते हैं। ये मध्यपुर ठिमी का एक मकान है जिसका एक हिस्सा आगे की ओर पूरा का पूरा ये 5 मंजिला मकान झुक चुका है, जबकि बाएं तरफ वाला पीछे की ओर झुका है। जो परिवार है ये इसे खाली करके कहीं और जा चुका है। इनमें से कई मकान ऐसे हैं जो मामूली से झटके में जमींदोज हो सकते हैं। यही वजह है कि ये लोग घर होते हुए भी बेघर हैं। राहुल कमल के साथ कुमार अभिषेक, काठमांडू, आज तक।